ओके गाइस, तो आज हम शुरू कर देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ रहा हूँ आज मैं, और इट इज़ ऑल अबाउट द थिंग दैट वी कैन कॉल एज NLP मॉडल। असल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम टेक्सचुअल डाटा पे कैसे डील करते हैं वो सीख रहे हैं। उसके अलावा हम एक NLP मॉडल क्या होता है, अगर मैं बोलूँ एक NLP मॉडल के बारे में, तो जहाँ तक हमें पता है एक NLP मॉडल मतलब एक एक NLP मॉडल क्या होता है जो काम करता है। मतलब मैंने कुछ रिस्पॉन्स दिया, मैंने एक सेंटेंस दिया, मान लो कोई भी एक सेंटेंस मैंने दिया, उस सेंटेंस को वो क्या कन्वर्ट कर देगा, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का वो सेंटिमेंट बता सकता है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कुछ भी बता सकता है जो मैंने पूछा हो। ऑब्वियसली सेंटिमेंट के हो सकते हैं या फिर रीफेजिंग। तो ये NLP होते हैं, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो कि मुझे मतलब कोई भी हैसल नहीं करने दे रहे। और मेरे सेंटेंस से मैंने अगर कुछ पूछा है, चाहे वो रीफ्रेजिंग या पूछ रहा हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, तो मुझे एक प्री प्रोग्राम्ड चीज़ें, एक मॉडल है जो कि ट्रेन हुआ है सर्टेन डाटा पे, और उस डाटा पे ट्रेन होके उसने सीख लिया है कि सेंटेंस में क्या पॉजिटिव मुझे बताना है कि ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, ये उसने सीख लिया है एक डाटा पे ट्रेन होके। तो हम उसी तरीके की एक चीज़ को देख रहे हैं कि एक डाटा है हमारे पास, विच इज़ एक डाटा है हमारे पास जो कि यहाँ पर ऐसा डाटा है। असल में ये डाटा सिर्फ रिव्यू और सेंटिमेंट वाला है, ये सारी चीज़ें हमने बाद में ऐड की हैं। तो रिव्यू और सेंटिमेंट के डाटा में ये हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हम एक मॉडल को ट्रेन करेंगे, इस डाटा को पहले फ़िल्टर करेंगे, टेक्सचुअल डाटा को फ़िल्टर करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फिर हम लोग मॉडल ट्रेन करते हैं, वो बात की बात है। पहले हम लोग टेक्सचुअल डाटा को टेक्सचुअल चीज़ों में कैसे क्या क्या करना है हमें वो देख लेते हैं एक बारी। तो अपने को क्या क्या करना है, सबसे पहले तो ड्रॉप डुप्लीकेट, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, सबसे पहले करनी है। फिर वही हमें लोअर केस में करना है, स्ट्रिप कर देना है ताकि आगे पीछे के ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस हट जाएँ। फिर मैं बात कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट वुड बी कि एक तो ये रेगेक्स और ऊपर से ये सावियस। हाँ, तो इन दो चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है कि ये जो सब वाला है, एक सब का एक कमांड है .re। तो re को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये re क्या है, एक बिल्ट इन re जो है उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वो पाइथन का एक ये मतलब स्मॉल r ही रहेगा ये। ओके, इंपोर्ट, ओके, तो इंपोर्ट स्मॉल RE। तो ये अगर हम कर देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी ये आ जाएगा। फिर हम RE के साथ ये वाला उसका मेथड और बोलो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो यस, देन फिर अगर मैं बोलूँ कि तो RE में और ये रिप्लेस रेगेक्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम दोनों में ही एक रेगेक्स कमांड ही दे रहे हैं, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। तो फ़र्क ये है कि रिप्लेस और फिर रेगेक्स देना, और इसमें इम्पॉर्टेंटली ये भी है कि हमें अब से ट्रू रेगेक्स भी देना पड़ता है अगर मैं सिर्फ एक रेगेक्स कमांड दे रहा हूँ रिप्लेस में। तो फ़ायदा ये है कि असल में str लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सीरीज़ है। पहली बात तो एक रिव्यू हमने देखा, ऊपर एक पूरी सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, रिव्यूज़ हैं। तो हमने हर एक रो पे गए और हर एक रो पे पूछा कि अगर ये है तो उसे इस चीज़ से रिप्लेस कर दो, जो कि एक जस्ट ब्लैंक बना दो उसे, और REX ट्रू कर दो। उसके अलावा एक और तरीका है, वो ये वाला तरीका है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तरीकों में क्या फ़र्क रहता है, जैसे कि तो इन तरीकों में यही फ़र्क है। जैसे REX को एक तो इंपोर्ट करना पड़ता है, और ये पाइथन का इनबिल्ट लाइब्रेरी है कह सकते हैं, और या पाइथन का इनबिल्ट है, तो ये स्लो है थोड़ा इससे। और ये वाला जो कमांड है रिप्लेस str पे करना, ये सिर्फ पांडास के सीरीज या फिर पांडास डेटा फ्रेम पे ही परफॉर्म हो सकते हैं, ये पाइथन में परफॉर्म नहीं हो सकते। तो पाइथन में अगर कभी हमें RE की x के साथ डील करना हो, मतलब अगर पैटर्न मैचिंग या फिर पैटर्न को चेंज करना है किसी एक सर्टेन पैटर्न को, तो हमें RE.sub ही यूज़ करना पड़ता है उस पैटर्न को चेंज करने के लिए, एल्स वो नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर एक
आरी में और रेगिक्स में। तो वही रेगिक्स, इस तरह का रेगिक्स सिर्फ यूज़ हो सकता है पांडास में, और ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, पाइथन में भी यूज़ हो सकता है। बस हमें इसको एक तो इंपोर्ट कराना पड़ता है। यस, ओके, देन आगे हम चलते हैं। तो ये हमने फिर क्या क्या किया हुआ है, जैसे URL हटाया, तो बहुत सारी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो टेक्सचुअल डाटा के साथ हमें करना होता है। उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि स्पेसेस, ठीक है, स्पेसेस हटा देते हैं। सबसे पहले स्पेसेस हटाना होता है। उसके बाद हमें URL लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस हो गया, URL हटाना होता है। उसके लिए हमने ऐसे rex एक कमांड बना सकते हैं रेगिक्स का रिप्लेस में str के साथ। उसके बाद हम लोग अलग अलग चीज़ें हटाते हैं, जैसे कि HTML टैग्स आ सकते हैं उसमें, तो वही हमें रीड करना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो हटाना पड़ेगा HTML टैग। फिर आगे और चीज़ें यूज़ करेंगे हम, जैसे कि स्पेलिंग करेक्शन के लिए एक हम बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे स्पेलिंग करेक्शन के लिए। उसके अलावा यस, जैसे कि आई ऐसे लिखा हो सकता है आई विल, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है आई विल में, लाइक ऐसे तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स को हमें इसमें बदलना है, ठीक है। और उसके अलावा पंचुएशन मार्क्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ, या फिर ऐसा, तो इनको भी रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी इसमें। यस, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये ओके, यस, तो अगर हम ये सारी चीज़ें रिमूव करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये होगा कि नहीं होगी। तो ये हक दिया है इसने, यस, ओके, तो ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। उसके अलावा तो मैं वही कह रहा था, तो हमें टेक्सचुअल डाटा पे डील करने के लिए ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें, चाहे वो स्पेलिंग, पंचुएशन को रिमूव करना, एब्रेविएशंस को ठीक करना, टैग्स, HTML, लीडिंग स्पेसेस, इन सब को ठीक करना, ये सब हमने या तो रेगिक्स मतलब इसके साथ RE.sub के साथ यूज़ कर सकते हैं, या रिप्लेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये एब्रीविएशन, तो जैसे मैंने बोला एब्रीविएशन जैसे यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, ये खुद बनाया हुआ है, तो एब्रीविएशन हटाने के लिए आप कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ कहीं से निकाल के ला सकते हो। तो वही अप्लाई फंक्शन यूज़ कर दिया इस पे, है ना। तो इससे स्पेलिंग करेक्शन के लिए ये कोड बहुत ही बड़ा हो गया था, तो इसलिए रन नहीं किया। स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी अगेन हमने अप्लाई यूज़ किया, और अप्लाई में क्या है, उसके लिए हमने एक टेक्स्ट ब्लॉक करके लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं उसमें जैसे ही कुछ डालूंगा तो वो करेक्शन करके मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है। तो वही हम यहाँ पे करा रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा देंगे उसे। तो वही अगेन मैंने बोला, जैसे स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा हम लोग पंचुएशन के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग करके। तो उसमें ये सारे स्ट्रिंग्स पंचुएशन आ जाती हैं, बस हमें इसे फिर एक उस पर अप्लाई कर देना है। तो ये ऐसा हो जाएगा बिना पंचुएशन के। फिर NLT के ये डाउनलोड कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके, यहाँ तक मेन चीज़ें हो गई हैं जो कि एक टेक्सचुअल डाटा को क्लीन करने का, इससे ज़्यादा क्लीनिंग आप नहीं करते कुछ। उसके अलावा आ जाते हैं हम फिर प्री प्रोसेसेस पे। अब NLP मॉडल ट्रेन करने के लिए हमें अपने डाटा में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं बता दूँ। ओके, सो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर अगर मुझे ट्रेन करना है कुछ, या अगर मुझे ट्रेन करना है सपोज़, या तो ये लिख भी सकता हूँ मैं यहाँ पे, बट बस मैं नीचे नहीं जा सकता, इसमें जा सकता हूँ नीचे, ओके ग्रेट। तो फिर वही मैं कह रहा था कि अगर हमें करना है, अगर हमें ट्रेन करना है कुछ, जैसे हमें डाटा, तो हमें थर्ड स्टेप आता है। जैसे पहला स्टेप डाटा कलेक्शन था, पहला स्टेप था डाटा के बारे में, डाटा कलेक्शन के, जो कि हमें कैगल से मिल गया। दूसरा स्टेप हमारा क्लीनिंग का था, जो हमने कर लिया। अब तीसरा स्टेप आ जाता है प्री प्रोसेसिंग के बारे में। प्री प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है कि मैं और ज़्यादा फॉर्मुलेट करूँगा इसे, वो कैसे, वो टोकनाइजेशन से। पहला चीज़ जो मैं करूँगा इसमें वो है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, सपोज़ ये वाला मेरे पास एक सेंटेंस है यहाँ से वे तक, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा एक लिस्ट में, जिस लिस्ट में हर एक वर्ड जो कि है वो
एक टोकन बन जाएगा, हर एक वर्ड एक टोकन बन जाएगा यहाँ पर, और वही स्पेसेस के बेसिस पे मैं यहाँ पर स्प्लिट कर दूंगा, तो मेरे को एक लिस्ट रिटर्न कर देगा, उसको मैं एक अलग कॉलम में स्टोर कर दूंगा। तो हर एक वर्ड यहाँ पे एक टोकन बन जाएगा, वंडरफुल यहाँ पे आ जाएगा, वे यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे हर एक, इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। इसका बहुत यूज़ होगा आगे, तो इसलिए हम टोकनाइजेशन करते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है। उसके अलावा तो पहला चीज़ टोकनाइजेशन है, उसके लिए हमने ये इंपोर्ट कर लिया है NLTK, और फिर हम लोग टोकनाइजेशन एक नया बना रहे हैं, और उसमें उसमें ये फंक्शन हमने बना दिया है यहाँ पर कि कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस ये वर्ड यहाँ पर डाल दिया मैंने अप्लाई में, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगा हर एक का और टोकनाइजेशन कर देगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके ठीक है। फिर यहाँ पे स्टॉप वर्ड के लिए अगेन मैंने कुछ और इंपोर्ट किया है, और उससे पहले डाउनलोडिंग भी लगाई है मैंने NLTK से, कॉर्पस इंपोर्ट किया हुआ है। फिर उसके ऊपर एक फंक्शन बनाया मैंने, जैसे वही स्टॉप वर्ड है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वही टेक्स्ट जो भी मेरे पास आएगा, उस टेक्स्ट में अगर स्टॉप वर्ड वर्ड इंग्लिश जैसा कुछ भी है, अब स्टॉप वर्ड में वही होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें हटा देते हैं, जैसे कि स्टॉप वर्ड में हम लोग क्या क्या हटा देते हैं। अगर यहाँ पे मान लो स्टॉप वर्ड में आई है, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, हैव हो गया या फिर वॉज हो गया, तो इन सारी चीज़ें को हम लोग स्टॉप वर्ड फंक्शन में यहाँ पे डाल देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही इंग्लिश मैंने यहाँ पे डाल दिया, मे बी प्री डिफाइंड कमांड है, और फिर स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड चला रहा हूँ मैं, स्टॉप वर्ड यहाँ से ही कीवर्ड आ रहा है, फिर उस पर वर्ड चलाया मैंने, ठीक है। और ओके, यहाँ पर मैं गया और मैंने देख सकते हो जैसे कि ये स्टॉप वर्ड यहाँ से ऊपर से ही आ रहा है, और उसके अलावा हाँ, फिर उसे अपेंड कर दिया इस लिस्ट में और लिस्ट को रिटर्न कर दिया। तो अब जो लिस्ट बनेगी मेरे पास, अगेन ये लिस्ट रिटर्न कर दी है, और ये लिस्ट कहाँ पे आ रही है, मैं सेम ही कॉलम पे गया हूँ, ये अप्लाई किया है, तो ये जैसे ही लिस्ट आएगा वो लिस्ट इसको रिटर्न कर देगा, और हर एक लिस्ट से अब गायब हो जाएंगी कुछ चीज़ें, जैसे कि ये अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है, तो वो चीज़ें गायब हो गई हैं, जैसे या सो आई एम, ये सारी छोटे छोटे वर्ड जो कि स्टॉप वर्ड में आ जाते हैं, वो सब हट गए हैं, और ये सब ऑलरेडी यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड ये सारी चीज़ें। और यही सेम चीज़ हमने क्या किया आगे कि स्टॉप वर्ड का ही यूज़ करके हमने वो भी किया हुआ है, हटा दिया है उसे पूरा ही तरीके से। ओके यस, सो आगे मैं यही बता रहा था कि स्टॉप वर्ड का यूज़ करके हमने पहले हटा दिया सारे IM में छोटे छोटे वर्ड्स को, और फिर उनको इस वाले कॉलम में भी मैंने डाल दिया वापस, फिर से स्टॉप वर्ड को हटा के ज्वाइन कर दिया लेमडा, और वापस फिर इसमें भी वही चीज़ डाल दी, इसमें लिस्ट है बस वो, और इसमें स्ट्रिंग है। सो ये डिफरेंस है फर्स्ट। तो उसके अलावा बस यहाँ पर यही हो रहा है, और फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे तो हमें पता चल रहा है और क्या क्या है। या तो हमने दो अलग और कॉलम बनाए, जैसे कि ये कैर लेंथ और वर्ड लेंथ का, जो कि बहुत सिंपली बन गया यहाँ पर, और फिर जो मेन काम वो शुरू हो जाता है यहाँ से। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग EDA परफॉर्म करेंगे। EDA में क्या होता है कि मैं विजुअलाइज करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने एक विजुअलाइजेशन की है, और उस विजुअलाइजेशन से मैं पता करूँगा कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर में कोई कॉमन चीज़ें होंगी, या फिर मुझे हो सकता है और कोई कॉलम बनाना हो, जैसे ये कॉलम बनाने, कैर लेंथ और वर्ड लेंथ कॉलम बनाना, ये भी EDA का काम आ जाता है। EDA में क्या होता है, हम फीचर्स बनाते हैं, हम नए नए फीचर्स बनाते हैं। जैसे मैंने इन दो डाटा का यूज़ करके, इन कॉलम्स का यूज़ करके ये मैंने फीचर्स बना दिए इनके। इन फीचर्स का यूज़ करके मैं देखूँगा कि क्या इनमें कुछ कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैं गेन कर सकता हूँ क्या इन फीचर्स से। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स बनाए जाते हैं आपके ये क्लीन्ड डाटा पे। फिर ये फीचर क्या है, इसमें कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक तो ये सीबॉर्न यूज़ हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं कि अगर ये कैर लेंथ है, तो ये हर एक रिव्यू का कैरेक्टर्स हैं कि कितने कैरेक्टर में एक रिव्यू है, तो वो यही मेन यूज़ ये बनाया हुआ है कि एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्लॉट है जिसमें बताया कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने लेंथ के हैं, और फिर ज़्यादातर जैसे हम देख पा रहे हैं ज़्यादातर
जो है 1000 0 से 1500 के बीच ज़्यादातर है। तो ये हमें देख लिया। अब पॉइंट ये हम कंपेयर करेंगे, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव में देखेंगे कि अगर कोई रिलेशन हो कि नहीं कैर लेंथ में। तो यही देखने के लिए हमने किया, अगर यहाँ पे रिलेशन आ जाता है, रिलेशन कैसा कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, नॉलेज ले सकते थे कि नेगेटिव वाले में ज़्यादा लोग कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, नॉलेज मिली नहीं। तो ये वर्ड लेंथ के लिए है, वो कैरेक्टर लेंथ के लिए था, ठीक है। देन हम आ जाते हैं एनग्राम्स के ऊपर। तो एनग्राम अपने आप में बहुत सही चीज़ है, जो कि अगेन पार्ट है EDA का ही। एनग्राम का फ़ायदा क्या है, असल में एनग्राम इज़ द नेक्स्ट स्टेप, इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन द नेक्स्ट स्टेप। सो एनग्राम करता है क्या, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनग्राम असल में क्या करता है, जैसे मेरे पास एक वर्ड है, कोई भी अगर मेरे पास एक वर्ड है, सपोज कोई भी वर्ड, आई डोंट नो, अगर हम लोग ऊपर जाएं और अपना डाटा देखें, तो जैसे इसमें अगर एक वर्ड है ना, ये अगर एक वर्ड है, तो इसमें वो क्या करेगा, जैसे तो इस वर्ड में वो आएगा, वो अगर मैंने एनग्राम 2 डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, पहले 2 का एक सपोज टपल बना लिया उसने, पहले 2 का टपल बनाया, फिर रिव्यू और मेंशन का टपल बनाएगा, ये एक टपल हो गया, फिर रिव्यू एंड यहाँ पे रिव्यू आ जाएगा, और यहाँ पर मेंशन इसका एक टपल बन जाएगा, फिर एक टपल बनेगा किसका, मेंशन्ड एंड वॉचिंग का, ठीक है, मेंशन्ड एंड वॉचिंग का। और ये मैं एक टोकनाइज्ड रिव्यू पे कर रहा हूँ, ये चीज़ में, तो यस, सो ये हो रहा है यहाँ पर। और अगर अब मैं देखूँ नीचे आके, तो नीचे से नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है। यहाँ पे इसने क्या किया है, ऑल्दो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आई वर्ड जो कि एक स्टॉप वर्ड है, वो हट जाना चाहिए था। BR एक टैग है, वो भी हट जाना चाहिए था, जो नहीं हटा है। तो ये हमें फिगर आउट करना है, कभी फ्यूचर में फिगर आउट ज़रूर करना। तो इसमें भी यही चीज़ हो रही है, यहाँ पे हमने एनग्राम की वैल्यू 2 डाली हुई है। एनग्राम अगेन एक NLT का इंपोर्ट है, तो ये सीरीज़ पे काम कर रहा है। मैंने सीरीज़ पहले बनाया हुआ है, नहीं वेट, ठीक है, नहीं, तो सीरीज़ पे मैंने बस वैल्यू काउंट चलाया, तो उसके लिए ये सीरीज़ रिटर्न कर रहा है। असल में ये चीज़ सीरीज़ रिटर्न कर रही है, तो यस, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे सीरीज़ रिटर्न किया, यहाँ पे ये 2 दिया है, तो 2 का एब्रीवेशन बना रहा है। जैसे मैंने बताया, होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे है आई लव वॉचिंग यू सपोज, है ना, तो यहाँ पे ये इसका बनाएगा, फिर आई और वॉच का, फिर वॉच और यू का, तो ऐसे करके एक ये और एक ये 3 तरीके के हमारे पास सपोज टपल आ जाएंगे, 3 तरीके के। सो अब उसमें देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा टपल जो है वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सम कर दिया है। तो सम में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी लिस्ट आ गई मेरे पास, जितना भी मेरे पास टोकनाइज्ड रिव्यू था, मैंने सबको लिस्ट में कन्वर्ट किया, तो वो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन गई। और उससे एक बहुत बड़े सेंटेंस, सपोज एक इतना बड़ा सेंटेंस है, लिस्ट वो इतना बड़ा है कि उसमें करीबन सपोज 50,000 या फिर 1,00,000 वर्ड्स हैं, वो भी टोकनाइज्ड फॉर्म में। टोकनाइज मतलब सिर्फ वर्ड्स, ना कि स्टॉप वर्ड नहीं होने चाहिए थे वैसे इसमें, टोकनाइज वर्ड में। और फिर उनका मैं 2-2 की पेयरिंग कर रहा हूँ, और फिर देख रहा हूँ कि कौन से 2 के पेयर सबसे ज़्यादा हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है असल में एनग्राम्स। अभी हम देखेंगे किस लिए फ़ायदेमंद होता है। तो एनग्राम करके मैं 3 का पेयर बना सकता हूँ, 2 का पेयर बना सकता हूँ, ये ओके। एनग्राम का हम आगे यूज़ करते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। एनग्राम का पर हम असल यूज़ यहाँ पे करते हैं। एनग्राम करके मैं वेक्टराइजेशन कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, वो मैंने ऐसे बड़े सारे से कॉम्बो बना लिए, जैसे यंग वुमेन, यंग पीपल। तो सपोज यहाँ पे मैंने 2-2 का कॉम्बो बना लिया है। अगर मैं 2-2 का कॉम्बो बना लेता हूँ, सो 2-2 का, अगर एक सेकेंड, या ओके, ठीक है। अगर मैं 2-2 का कॉम्बो जैसे यहाँ पे मैंने बना लिया है ना,
ऑल तो यहाँ पे 3 भी आ रहे हैं, बट वो हम देखेंगे कैसे हुआ। तो 2 के कॉम्बो में, और फिर वो देखिएगा कि हर एक रिव्यू, जैसे ये रिव्यूज़ के इंडेक्स है, मेरे पास करीबन 4000 रिव्यूज़ हैं यहाँ पे। हर एक देखेगा कि क्या इस रिव्यू में, क्या उस रिव्यू के लिस्ट में, जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या कमांड यूज़ किया इसने, सो पता चलेगा कि पहले तो बहुत कुछ इंपोर्ट किया हुआ है, फिर या एनग्राम लगाया है। 1,3 का मतलब है कि या तो 1 हो, मतलब मैं 1 पे भी लगाऊं या तो मैं 3 पे भी लगाऊं, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है एनग्राम्स में। सो या एनग्राम, बायग्राम, ट्राईग्राम बोलते हैं अगर मैं 3 का कर रहा हूँ पेयरिंग तो। उसके अलावा यहाँ पर यस, तो इसने एक रिव्यू वाला सिर्फ कॉलम लिया हुआ है, उसमें से रिव्यू वाला कॉलम जो कि एक स्ट्रिंग है पूरा, मतलब एक रो में एक स्ट्रिंग आता है। तो वो देखिएगा कि उस स्ट्रिंग में, उस पर्टिकुलर रो में क्या ये वाला एनग्राम का वैल्यू है, क्या ये वाला एनग्राम का वैल्यू है। जैसे कि या तो यहाँ पे जैसे यंग मैन करके दो वर्ड्स का एक एनग्राम बन गया, एक पेयर बन गया। अब वो पेयर चेक हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कैसे वो चेक हो रहा है, एक उसने नया बैग ऑफ वर्ड्स का डाटा फ्रेम बनाया हुआ है। उस डाटा फ्रेम में वही उसने कॉलम वेक्टराइज, गेट नेम आउट, ऐसे बहुत कुछ यूज़ किया हुआ है। तो हर एक पेयर को चेक कर रहा है वो हर एक रिव्यू के साथ कि क्या इस रिव्यू में है, और अगर वो है वो पेयर उस रिव्यू में, तो वहाँ वो 1 डाल देता है। जैसे यहाँ पे एक जगह बनाया है बस ज़ॉम्बी पे, तो इस रिव्यू में पर्टिकुलरली ज़ॉम्बी वर्ड यूज़ हुआ होगा। तो बस इतनी सी चीज़ है एनग्राम्स में। एनग्राम्स का यही फ़ायदा होता है। और फिर एनग्राम्स का फर्दर हम बैग ऑफ वर्ड्स, जैसे हमने डाटा फ्रेम बना लिया था, तो अब मतलब सारी बात यहीं पे आ जाती है। जब बैग ऑफ वर्ड्स मैंने बनाया, ये कुछ 5th स्टेप आ जाता है मॉडलिंग में। तो ये नंबर्स वाला आ गया, आप नंबर्स रीड कर सकता है हमारा कंप्यूटर बहुत आराम से, तो हम उसको यूज़ करके मॉडल ट्रेन कर सकते हैं कि ये वर्ड्स कुछ पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो वो भी फिगर आउट कर लियो कि क्या असल में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ये मैट्रिक्स। अगर मेरे पास आ गया एक एनग्राम मैट्रिक्स जो कि 0 और 1 का मैट्रिक्स है, ओके देन, या फिर यहाँ पे कुछ प्लॉट किया हुआ है, छोड़ देते हैं। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है दूसरी की, ये इसे कहते हैं वर्ड क्लाउड। सो ये भी अगेन किसका पार्ट है, EDA का पार्ट है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में हम विजुअलाइज करते हैं डाटा सेट को, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या पैटर्न्स है। तो यहाँ पे हम पैटर्न निकाल रहे हैं, एनग्राम यूज़ करके हमने एक पैटर्न निकाला, और यहाँ पर हमने उस पर फीचर बना के पैटर्न निकाला था। ये जैसे हमने फीचर बनाए थे तभी ये चीज़ पता चल पाई कि नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। नेगेटिव के लिए भी लोग सेम कैर लेंथ यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए भी सेम कैर लेंथ यूज़ कर रहे हैं। सो एक तो फीचरिंग करना, नए नए कॉलम बना के टेस्ट करना कोई रिलेशन है कि नहीं, ये EDA का पार्ट है। फिर एनग्राम यूज़ करके देखना कि कौन से कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, एनग्राम का पार्ट है। उसके अलावा वर्ड क्लाउड बनाना, वर्ड क्लाउड में क्या आ जाता है, वर्ड क्लाउड जैसे कि इसके लिए भी अगेन एक मैटप्लॉट में प्लॉट किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। वर्ड क्लाउड में क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के वर्ड क्लाउड, जैसे कि पॉजिटिव, और फिर रिव्यूज़ निकाले हैं मैंने उसमें से। ओके, सो पहले मैंने डाटा फ्रेम निकाला जो कि ग्रुप्ड बाय है सिर्फ पॉजिटिव पे, या फिर सिर्फ फिल्टर्ड है पॉजिटिव पे, और फिर उनके रिव्यूज़ निकाले हैं, और उनमें मैंने कोई एनग्राम वैनग्राम नहीं डाला है, बस उसको प्लॉट कर दिया है। तो अब ये क्या करेगा, ये सारे जो पूरा वो स्ट्रिंग, जैसे कि अगर हम ऊपर जाए डाटा पे देखें, तो ये जो है वो पूरी स्ट्रिंग है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। तो ये सारे स्ट्रिंग्स लेगा, उस कॉलम से सारे स्ट्रिंग्स लेगा, और फिर उन स्ट्रिंग्स को जाके ये दिखाएगा कि कौन से उन, मतलब से करीबन 4000 रोज़ हैं अगर, तो अगर एवरेज लेंथ भी 100 है, तो करीबन 4000 इंटू 4 लाख वर्ड्स आ जाएंगे उन 4 लाख वर्ड्स में। अच्छा, और उन वर्ड्स में हमने जो स्टॉप वर्ड्स हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वो हटा दिए ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो इसलिए वहाँ यहाँ पे ज़्यादा नहीं आए हैं। ऑल्दो पता नहीं वो हटे हैं कि नहीं, बस ज़्यादा नहीं आए इसीलिए क्योंकि वो हटा गए हैं। तो अब सिर्फ वर्ड्स हैं, तो उन 4 लाख वर्ड्स में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिखेगी। यह सबसे बड़ा फिल्म है, मूवी है, कैरेक्टर, मेक वन। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव रिव्यूज़ में लोग कौन से वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि सीन आ गया, टाइम, ग्रेट वर्ड यूज़ करते हैं, वेल वर्ड यूज़ करते हैं।
वही अगर हम नेगेटिव के लिए निकालें तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, प्लॉट, थिंग्स, यहाँ पे कहीं भी ग्रेट नहीं आ रहा, सीन, पीपल, अगेन सीन इसमें भी आ रहा है, बैड यूज़ कर लेते हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे हॉरेबल भी यूज़ किया हुआ है, तो ऐसे ये बहुत सही है वर्ड क्लाउड। तो ये भी ईडीए का पार्ट है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप का पार्ट है जिसमें बैग ऑफ वर्ड्स हम बना लेते हैं, बस हो गया, और दैट्स यू गो, ये हो जाता है हमारा पूरा वर्ड्स